हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एक नया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। आप सभी इसे भी ध्यान से समझें और इसके नियमों को जो है दिमाग में रखने का प्रयास करें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाने में आसानी हो सके। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी डिटेल बता चुका हूँ। आपने देखा होगा कि इन दोनों टेंसेस में क्रिया के अनुसार क्रिया को यदि आप सही से समझ पा रहे हैं तो आप टेंस को समझ पा रहे हैं। हिंदी में भी हिंदी क्रियाओं के साथ उसका सिंबल या उसकी पहचान जुड़ी है और अंग्रेजी में भी वर्ब के रूप से ही आप पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है। अभी आपको मैं हिंदी एक माध्यम बनाकर अंग्रेजी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपको पहले हिंदी सिंबल देता हूं, फिर उसके बाद अंग्रेजी के रूल्स बता देता हूं। लेकिन आप ये भी समझते चलें कि कुछ सेंटेंसेस जब अंग्रेजी के सेंटेंस अंग्रेजी में ही लिखे मिलेंगे आपको, तो वहां पर आपको समझने के लिए अंग्रेजी में प्रत्येक टेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जरूर याद करना होगा। तभी आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को यह समझ पाएंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो इसलिए आप इसे हिंदी से अंग्रेजी के रूप में भी देखते रहें और इसे अंग्रेजी को अंग्रेजी के रूप में देखते रहें और इसको पहचानने का प्रयास करते रहें कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया या कौन सी मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है। फिलहाल मैं इससे रिलेटेड अभी वीडियोज और भी दूंगा आपको, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं टेंस से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी शुरुआत में आप इन सब चीजों को ध्यानपूर्वक देखते चलें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। आइए हम देखते हैं यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने पहले ही बता दिया है विद्यार्थियों, आप इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं तो पहले आप उस शीर्षक को ध्यान से पढ़ें और उसका सही अर्थ निकालने का प्रयास करें, उसकी मीनिंग क्लियर करें। ये मीनिंग क्लियर होगी तो आपको पूरा का पूरा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप देखें, यहां लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेजेंट टेंस को तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस यानी ऐसे टेंस जिसमें वर्तमान में कार्य का होना पाया जा रहा हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, तो आप समझे कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे वाक्य जिनमें कार्य का पूर्ण होना पाया जा रहा हो। प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जा रहा हो, कार्य यदि पूर्ण हो गया हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हालांकि हिंदी में कुछ सिंबल से आप इसे समझेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हिंदी के सिंबल से ही आपके लिए सफिशिएंट है। इसको आपको सही से समझने के लिए जरूरी है कि वाक्य में ये सिंबल्स लगे हों अथवा ना लगे हों, लेकिन आपको ये बात जरूर डिसाइड करनी होगी कि यह कार्यपूर्ण है। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के डिफरेंट की भी वीडियो में दूंगा। कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होते हैं वो भी पास्ट परफेक्ट की तरह नजर आते हैं और हिंदी में उन्हें पास्ट परफेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। हिंदी में सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा होगा, लेकिन सेंस के अनुसार वह प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होता। इसलिए उसका जब भी हम अनुवाद बनाएंगे या उसको जब भी अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाता है। इसको मैं डिटेल आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सावधानी के लिए मैं यहां आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि आप केवल इन सिंबल्स से ही इस टेंस की पहचान ना करें, बल्कि इन सिंबल्स को एक माध्यम बना लें और इसके अलावा अपने दिमाग में रखें कि सेंटेंस जब किसी भी वाक्य में कार्य पूर्ण हो रहा हो तभी वो परफेक्ट टेंस बनेगा। जैसे यहां पर मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस में यदि कोई कार्य पूर्ण हो गया हो तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। आइए इसकी हिंदी पहचान, हिंदी सिंबल देखते हैं। तो हिंदी पहचान में हिंदी क्रियाओं के साथ, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी लगा है ऐसा नहीं, हिंदी क्रियाओं को ढूंढिए और उनके साथ देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि, जिनसे प्रेजेंट टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें। विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले आप बोर्ड पर लिखी चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए और उसे अपने नोटबुक पर लिखा करिए या स्क्रीनशॉट को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। कुछ वीडियो बनाते समय कुछ समस्याएं हो जा रही हैं, जिसमें जो है बीच बीच में कैमरे की फ्लैश से जो है वो सफेद हो जाता है या कहीं समस्या हो जाती है, तो उसको आप अवॉइड करें और मुख्य चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा। इसको आप ध्यान से समझें। इसी तरह ये आप हिंदी में पहचान कर लिए कि हिंदी में इस तरह से होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाएगा। अब आप इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे तो देयर इज सर्टेन रूल। अब ये क्या है, तो हमने प्रत्येक टेंस में मैं सेंटेंस का पार्ट बना के चल रहा हूं, इसे भी आप ध्यान से समझते रहे। जैसे सबसे पहला रूल बनाता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्यों का रूल जब भी होता है तो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ये भी आपको बताया जा चुका है कि किसी भी सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय आप सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न पूछिए। जब आप कौन से प्रश्न पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप हैज या हैव में ली, उससे कोई एक लें। अब देखें यहाँ पर ये हैज या हैव आपको देखने से लग रहा होगा, पहले वीडियो मैंने बनाई है हैज और हैव का प्रयोग, स्पेशल रूल मैंने वहां दिया है। तो हैज और हैव वहां पर जो प्रयोग होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, जब पास है या रखता है के अर्थ में प्रयोग होने वाला ये वर्ब है। परंतु यहां जब आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे आप अब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी के रूप में देखिए, यानी हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ आने वाला ये वर्ब थर्ड मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब आता है। इसी तरह तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव, ये आप जानते ही हैं। हैज जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और ही सी इट ये प्रोनाउन और सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ, और प्लूरल नंबर प्रोनाउन और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या या किसको से प्रश्न पूछने को मिलता है, फिर उसके बाद अदर्स लिखेंगे यानी अन्य चीजों को लिखेंगे। इसका मैं एग्जांपल सभी आपको आगे दूंगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर सारी चीजें एक बार में ही नहीं आ पाती, इसलिए अभी मैं इसको आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फिलहाल रूल्स आप देखते चलें और रूल्स को स्पष्ट लिखते चलें, समझते चलें। नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा कोई वाक्य, नकारात्मक का वाक्य होगा तो यहाँ आप ध्यान देंगे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव होगा, फिर नॉट या नेवर होगा, फिर वर्ब थर्ड होगा। वर्ब थर्ड को यहाँ पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आप इसे वर्ब थर्ड को आप ये समझें, इसको एक नया नाम दिया जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है अभी आप नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको डिटेल पढ़ पाएंगे। फिलहाल यहां जाने कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यही इसकी पहचान है। और वर्ब थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखते चले। उसके बाद इनका अपना वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये एक फॉर्म है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है। इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म्स को पढ़ना होगा। इसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो उसमें से भी इसे देख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको लर्न करना चाहिए, और उसमें भी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तीनों में एक ही रूप में होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म में कुछ और, सेकेंड फॉर्म में कुछ और, थर्ड फॉर्म में कुछ और होते हैं, इर्रेगुलर कहे जाते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो केवल ईडी लगा देने से बन जाते हैं। तो इनको आप तीन ग्रुप में बना के जब आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वर्ब थर्ड लिखने में आपको समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, फिर नॉट या नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स लिखेंगे। इस तरह आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
दो तरह के सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा होता है प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं इनको यस या नो टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड वाले होते ही है। तो इसमें जब क्या से शुरू हो रहा हो तो पहले हैज या हैव लिखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखिए, फिर वर्ब थर्ड का प्रयोग करिए पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखिए। इसी तरह प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में जाएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर हैज या हैव लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब थर्ड लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव में ना भूलें। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, इनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स देकर आपका कांसेप्ट अभी क्लियर करूंगा। इसको आप ध्यान से समझ लें कि प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नसूचक शब्द ही वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हैज या हैव लिख के आप सब्जेक्ट न लिख के डायरेक्ट वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसा एग्जांपल या ऐसा रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं इस रूल को विशेष दिया हूं। आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को फिर से देख करके आप अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसे मिटाकर आप सभी के लिए जो है एग्जांपल्स लेकर आता हूं। जैसे आप एग्जांपल्स के रूप में देखें, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल आप देखें तो अफर्मेटिव का एग्जांपल है रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। इसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लेना है, अफर्मेटिव का रूल आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखिए उसको कि वर्ब फर्स्ट पहले होगा, सब्जेक्ट पहले होगा। सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट कौन से प्रश्न पूछने को मिलता है, कौन आ चुकी होगी, ट्रेन। द ट्रेन हैज या हैव, सिंगुलर नंबर में हैज, आ जाना। अब ट्रेन का आना कोई आदमी का आना नहीं है, आप कम का प्रयोग ना कर दें, ट्रेन का आ पहुंचना होता है, इसलिए अराइव का प्रयोग करें। एंड द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। यहां आप ये भी ध्यान दें कि जब पर या ऊपर के लिए आप अक्सर समझते हैं कि आन माने पर होता है या आन माने ऊपर, प्रीपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका प्रयोग करते समय आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। पर या ऊपर के लिए ऑन, अपॉन, एट और इन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ एट लगना है, कहाँ ऑन, कहाँ अपॉन, इन सबको आप डिटेल बाद में देखेंगे। पहले यहां समझें कि ऑन यानी ठीक ठीक ऊपर, और अपॉन यानी गति की अवस्था में ऊपर, और एट यानी अगल बगल में हो, ठीक ठीक ऊपर ना हो तो एट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ ट्रेन जब पहुंची तो एट द स्टेशन, न कि ऑन द स्टेशन। जैसे मैं घर पर हूं तो मैं एट द होम होम लिखा जाएगा, न कि ऑन द होम, घर के ऊपर नहीं। ये सब सेंसेस हैं, ये सुटेबिलिटी के आधार पर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द प्लेस। स्थान की उपयुक्तता के आधार पर ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इस बात का आप ध्यान देते रहेंगे। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे माली बाग में घास काट चुका है, नहीं सॉरी, घास नहीं काट चुका है। आप नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए इसे नेगेटिव में लिखें। अब इसको आप बनाएंगे क्या होगा, पहले सब्जेक्ट है कौन, माली, द गार्डनर, गार्डनर सिंगुलर नंबर, हैज नॉट, काटना, कट माने काटना, कट का थर्ड फॉर्म कट 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 ही होता है, तीनों में एक ही रूप चलता है, इसका फॉर्म होता है। तो आप यहां लिखेंगे कट, द गार्डनर हैज नॉट कट द ग्रास,
ऑब्जेक्ट क्या काट चुका होगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया ग्रास। कहाँ, अब अदर्स बाग में, यानी ये अदर वर्ड्स है इन द गार्डन। इस तरह से आप सीक्वेंस का ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। क्या वाला वाक्य पहले आप देखें, क्या लड़कियां गीत गा चुकी हैं? इसे आप देखें तो ये हो जाएगा, पहले क्या है तो क्या के लिए आप हैव लिखेंगे, प्लूरल नंबर के लिए हैव लगता है, लड़कियां प्लूरल नंबर है तो पहले आप हैव लिखेंगे। हैव गर्ल्स गीत गाना, सिंग सैंग संग होता है गाना का, सिंग यानी गाना, सिंग सैंग सेकेंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म। हैव गर्ल्स संग द सॉन्ग, ये आपका हो गया क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसी तरह दूसरा आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, जैसे तुमने आज कितने तस्वीर खींचे हैं। ये देखिए कितने तस्वीर, ये कितने तस्वीर, कितना, ये कितना कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी लगता है या हाउ मच, मात्रा के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है और संख्या के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। तो कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, यानी ये हो जाएगा हाउ मेनी। यहाँ एक बात ध्यान आप बार बार देते रहें कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई रिलेटेड नाउन हो, स्पेशली कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसकी किसके, ये ऐसे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जिनके साथ इनका रिलेटेड नाउन जरूर रहता है, तो उन रिलेटेड नाउन को आप उनके साथ रखें हमेशा, यानी ये पूरा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। तो हाउ मेनी पिक्चर्स, सब्जेक्ट है यू, तो यहां पर अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हो गया हैव, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैव, सब्जेक्ट क्या है तुमने यानी यू, हाउ मेनी पिक्चर्स, सॉरी पिक्चर्स हैव यू, खींचना क्या है का मतलब होता है ड्रा, ड्रा का हो जाएगा ड्रॉन, सॉरी ड्रॉन टुडे, ये हो गया आपका। इसी तरह आप ये सारे रूल्स आप देखें, इनका एग्जांपल्स भी देखें और इनको समझने का प्रयास करें। इसी तरह के सेंटेंसेस, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन वाले या किसने से कोई क्वेश्चन आ गया या किसने वाला कोई सेंटेंस आ गया, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट नहीं होता, और जिन सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है उनका अनुवाद बनाते समय आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि वहां सब्जेक्ट खुद ही वही इंट्रोगेटिव वर्ड ही हो जाता है, इसलिए वहां सब्जेक्ट का प्लेस हटा दिया जाता है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, किसने चोर को पकड़ा है, मैं यहीं पर एग्जांपल दे रहा हूं, किसने चोर को पकड़ा है, ये देखें आप, तो यहां ये सब्जेक्ट ऑलरेडी है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट का प्लेस जो है वो छोड़ देंगे। तो यहां सब्जेक्ट हो गया हु, अब हु किस, कोई एक आदमी है तो हु हैज, पकड़ना यानी कैच, कैच का हो गया कॉट, कैच कॉट कॉट, हु हैज कॉट द थिफ, ये आपका हो गया एग्जांपल हु का। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि हु जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए आता है, जैसे इसी में आ जाता है कौन लोग चोर को पकड़े हैं, तो यहाँ कौन लोग यानी कई लोग मिलकर पकड़े हैं, तो यहाँ हु ही लिखेंगे, लेकिन क्रिया बदल जाएगी, क्योंकि जब ये हु प्लूरल नंबर के लिए आएगा तब यहाँ हैव हो जाएगा, और जब हु सिंगुलर नंबर के लिए आया है तो यहाँ हैज रहेगा। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखें, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त रहें, मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अपनी एक्सरसाइज में लगे रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।